अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उप्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप कि आप लोगों को आवाज मेरी साफ आ रही होगी। सबसे पहले तो मैं फ्रैंकलिन सिस्टम का और डॉक्टर गुलसमन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आप लोगों को स्ट्रीमिंग के बारे में और स्ट्रीमिंग से रिलेटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक शायद आपको डॉक्टर समन ने बता दिया होगा कि मैं डॉक्टर फरहीन हूँ और मैं मलेशिया में होती हूँ और मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ तरतीब की। स्टिमिंग असल में आप ये समझें कि शॉर्ट फॉर्म है सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स की। यानी कि सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर को हम स्टिमिंग कहते हैं और इसमें ये असल में रिपीटेटिव मूवमेंट होती है सारे हमारे वाइटल मोटर ऑर्गन्स की, जिसमें बच्चा अपने मोटर ऑर्गन्स को, जिसमें हाथ पांव और आर्टिकुलेटर, बिकॉज आर्टिकुलेटर्स भी हमारे मोटर ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, तो उनकी रिपीटेटिव मूवमेंट होती है, उसको हम स्टिमिंग कहते हैं। थोड़ी सी आपसे क्विक हिस्ट्री डिस्कस करूंगी ताकि आपको ये बात समझ में आए कि स्टिमिंग के बारे में जो हमारे या हमारे थेरेपिस्ट के जो व्यूज हैं वो किस हद तक सही हैं या किस हद तक गलत हैं। 1980 में जब इसका क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM 3 के मुताबिक एकोलेलिया यानी रिपीटेडली एक ही बात को रिपीट किए चले जाना, एक ही तरह की साउंड निकालना, इसको लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का एक सिम्टम कंसीडर किया गया था। यानी कि इसे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट से डेविएट फॉर्म यानी कि उससे हट के कोई चीज तस्वूर किया जाता था। फिर जब 2000 में DSM 5 की सूरत में रिवाइज्ड हुआ, तो उस वक्त स्टीरियोटिपिक रिपीटेटिव बिहेवियर लैंग्वेज को, मतलब एक ही किस्म की बात, चीजों पे बात करने को एक नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट से डेविएटेड फॉर्म तस्वूर किया गया। लेकिन 2013 में जब DSM 5 की सूरत में रिवाइज किया गया चीजों को, तो एकोलेलिया को या स्टिमिंग को उन्होंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा कि अब स्टिमिंग को, एकोलेलिया को कंसीडर किया जाता है नॉर्मल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की एक स्टेज के तौर पे। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और देखें तो 1944 में जर्मनी में एस्पर्जर ने और 1943 में कैनर ने यूएसए में सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स को ऑटिज्म से रिलेट करके अपनी बुक में डिफाइन किया था, और उन्होंने दोनों का ये सोच समझना और सोचना था कि सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर बच्चों के फोकस में इंटरफेयर करते, यानी कि इसकी वजह से बच्चे फोकस नहीं कर पाते, उनकी अटेंशन गेन नहीं हो पाती। इसीलिए जो थेरेपिस्ट है या क्लिनिकली उसको ट्रीट करने के लिए जो भी काम किया गया वो उसमें वो मुनहसर था कि इसको रोक दिया जाए, इसको चेंज कर दिया जाए या मॉडिफाई किया जाए। तो ये क्लिनिकली लोग जो भी प्रोटोकॉल्स या जो भी चीजें इस्टेब्लिश हुई ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने और एलिमिनेट करने की प्रोटोकॉल्स शामिल थे। दरअसल हमारी 8 सेंसेस होती हैं जिसमें देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और हरकत करना, इसके अलावा वेस्टिबुलर जो बैलेंस की सेंस होती है और एंट्रोसेप्टिव इन्वॉल्व होती है। अगर हम सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर की बात करें तो जो हमारे रिसर्च एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक जो भी हमारे मुशाहिदात हैं अब तक के, वो बहुत ही कम हैं।
एज कंपेयर टू अदर दूसरी चीजों के। अगर हम सर्च करें तो अब तक हमारे पास 2760 पेपर हैं जिन्होंने स्टिमिंग पे बात की है। अगर हम स्टिमिंग को, अच्छा मैंने ये क्यों कहा कि ये रिसर्च कम है, इसलिए कि अगर हम स्टिमिंग को सचमुच देखें, मतलब उसका बगौर मुशाहिदा करें और उसकी जरूरत, तो हमें ये महसूस होगा कि वी नीड स्टिमिंग बिहेवियर, क्योंकि इसकी वजह से बच्चा सीख रहा होता है। इसीलिए स्टिमिंग को एलिमिनेट करने के लिए या उसको एब्रप्टली बंद करने के लिए कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगी। असल में ये स्टिमिंग बिहेवियर बच्चे के सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं और ये बच्चे को एक तरह से कामिंग मतलब सुकून की फीलिंग दे रहे होते हैं। इसीलिए अब वो सारी इंटरवेंशन जो स्टिमिंग को एलिमिनेट करती थी अब खत्म हो गई हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, सिवाय उनके वो स्टिमिंग बिहेवियर जो कि सोसाइटी में बच्चों के इंक्लूजन में हाइल हो रहे हों या बच्चों के अपने लिए खतरनाक हो। उसके अलावा हम किसी भी स्टिमिंग बिहेवियर को एलिमिनेट नहीं करते। अच्छा, ये जो रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट और स्टिमिंग है, ये हमारी सिर्फ ऑटिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, इसके अलावा भी एडीएचडी में, रेट सिंड्रोम में, ओसीडीज में और शिज़ोफ्रेनिया में भी होती है। स्टिमिंग असल में दो तरह की होती है। एक तो लोअर ऑर्डर स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट होती है, हाथ पैरों की और आवाज की और आर्टिकुलेटर की मूवमेंट, इसमें फ्लिपिंग्स आ जाती है, फिजिटिंग आ जाती है, और बच्चा इन मूवमेंट से लोअर ऑर्डर स्टिमिंग बिहेवियर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इनसे सीख रहा होता है। जबकि हायर ऑर्डर बिहेवियर्स में सेमनेस आ जाती है कि बच्चा या बड़ा एक ही किस्म की एक्टिविटीज को एक ही तरह से परफॉर्म करना चाहता है या चीजों को एक ही ऑर्डर में देखना चाहता है, और ये सीखने में इन्वॉल्व नहीं होते। स्टिमिंग की टोटल 102 टाइप्स हैं। इस और ये बच्चों की एंजाइटी और उनके एंगर को रिड्यूस करने में, उन्हें क्वाइट और रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होती है, और 50% ऑटिस्टिक एडल्ट और बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। इसके बहुत सारे बिहेवियर्स हैं स्टिमिंग के, जिसमें से कुछ के लिए वाकई एलिमिनेशन जरूरी है, जैसे हैंड बैंगिंग है या फिर आंखों में कोई चीज को घोंप लेना या अपने जख्मों को कुरेदना। इसके अलावा बहुत से स्टिमिंग बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर होते हैं, उनको मॉडिफाई करना जरूरी होता है। सिर्फ स्टिमिंग को मैनेज करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक एबीए थेरेपिस्ट या एज जैसा कि मैंने कहा कि ये सेंसरी इनपुट होता है, तो लोग ये समझे शायद एक ओटी स्टिमिंग को मैनेज करेगा, तो इट्स नॉट सिंगल पर्सन जॉब। एक ही आदमी ये पूरा काम नहीं कर सकता, ऑल्दो इट इज सेंसरी रिलेटेड, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए हमें एक पूरी टीम चाहिए होती है। एबीए थेरेपिस्ट, ओटी और स्पीच थेरेपिस्ट उस टीम में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का स्टिमिंग बिहेवियर के रीजंस जानने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं उन्हें सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में मुश्किलात का सामना होता है, या वो सही तरह से सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोसेस कर पा रहे होते, या ये होता है कि वो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में ज्यादा जा रही होती हैं या वो ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और ये होता है सेंसरी इंटीग्रेशन ना होने की वजह से। इसीलिए जब हम स्टिमिंग बिहेवियर की बात करें तो हमारा ये रिकॉर्ड
करना, उनका एक बच्चे का एबीसी बिहेवियर रिकॉर्ड करना, एक एबीसी चार्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल्स देती हूँ बच्चों की स्टिमिंग बिहेवियर की एबीसी चार्ट के मुताबिक। जैसे विजुअल स्टेरियोटाइप बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें बच्चा लाइट्स को देख रहे होते हैं या पंखा घूम रहा है तो उसको देख रहे हैं, आंखों के किनारे से आंखों को तिरछा तिरछा करके देख रहे होते हैं, आंखों के सामने हाथों को फ्लैप कर रहे हैं, या इस किस्म के जो बिहेवियर्स होते हैं उनके लिए बच्चों को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब हमें अब उसको मॉडिफाई इस तरह से करना है कि हमें उनको विजुअल इनपुट ही प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम उनके विजुअल इनपुट को, क्योंकि वो विजुअल सीकिंग उनके लिए कामिंग है, तो और वो विजुअल फीडबैक पे काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम जो उनको ऑल्टरनेटिव बिहेवियर देंगे, वो उनको वीडियोस दिखाएंगे, वाटर टॉयज होंगे एंड कैलेडोस्कोपी से उसको काम करेंगे ताकि उनको प्रॉपर विजुअल इनपुट मिल सके। इसी तरह से जब बच्चा वोकल स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर्स होते हैं, उसमें जब वो शोर मचा रहा होता है, एक ही किस्म की बात को रिपीट कर रहा होता है, हाई पिच की साउंड्स निकाल रहा होता है, या कंटिन्यूअसली आवाजें निकाल रहा है और भाग रहा है, तो इस सूरत में हम उसको ऑडिटरी इनपुट के साथ ऑल्टरनेट करते हैं, क्योंकि वो बच्चा साउंड फ्रीक्वेंसीज को मुख्तलिफ लेवल पे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस वक्त जरूरी है कि हम उसको राइमिंग सिंगिंग सिखाएं, उसको टू वे कन्वर्सेशन बच्चे के हिसाब से उसके लेवल के मुताबिक प्रिटेंड प्ले के थ्रू, ड्रामास के थ्रू उसको करवाएं। इसके अलावा लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग सूरह रहमान भी रेकमेंडेड है इसमें, क्योंकि ये सेल्फ कामिंग स्ट्रेटजीज हैं। इसलिए जो भी बच्चे के, अगर बच्चे को स्ट्रीमिंग किसी आपकी किसी एक्टिविटी से बढ़ जाती है, तो आपको टास्क का ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ उसको जो भी उसका स्ट्रीमिंग बिहेवियर है उसका आप ऑल्टरनेटिव इनपुट उसको प्रोवाइड करें। अब बच्चे की चूंकि स्टिमिंग बिहेवियर हमारी विजुअल और ऑडिटरी दोनों इन्वॉल्व होती है लैंग्वेज में, तो इसलिए जरूरी है कि जो भी स्टिमिंग के बाद उनके रिएक्शन हो आप उसको एक्नॉलेज करें। बच्चे के साथ हमेशा बात करने के लिए उसके लेवल पे बैठें और उसको एक्नॉलेज करें कि मुझे पता है कि आप को ये चीज अच्छी नहीं लगी या आप इससे बहुत खुश हो रहे हो, ताकि उसे भी पता चले कि मेरी माँ या मेरे बाप को इस बात का अंदाजा हो रहा है, और उसकी तमाम वर्बल रिस्पॉन्सेस को एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको फीडबैक प्रोवाइड करें कि जी आपकी आपने जो कहा वो मैंने सुना, वो मुझे अच्छा लगा, वो मुझे समझ में आया, और जो उसकी जो लैंग्वेज है उसको मॉडल करें प्रॉपर लैंग्वेज की सूरत में, और बच्चे को रीडायरेक्ट करें सेम सेंसरी स्टिमुलस के साथ। ये सारे मेरे रेफरेंसेस हैं जो मैं जिससे मैंने जो भी कुछ मैंने आपको बताया वो उनके ये एविडेंसेस हैं। और अगर आप तरतीब से कांटेक्ट करना चाहें तो ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।